चलिए वेकअप जिंदगी में अब रुक करते हैं उन खबरों का जो अखबार की हेडलाइंस और सुर्खियां बनी हैं। तो पहली खबर काले धन से जुड़ी हुई, सरकार काला धन का अनुमान लगाने में चूक गई। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नोटबंदी की घोषणा के तुरंत बाद बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने बताया था कि देश में जितनी मुद्रा प्रचलन में है उनका 86% 500 और 1000 रुपए के नोट में 14.50 लाख करोड़ रुपए। 2 दिन पहले सरकार ने संसद में बताया था कि 29 नवंबर तक 8.45 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट वापस आ गए हैं। बैंकिंग सूत्रों के हिसाब से शुक्रवार तक ये आंकड़ा 11 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। सरकारी आंकलन को सही माने तो अब नोटों की वापसी जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, पर सच्चाई ये है कि नोट वापस अभी 1 महीना और चलेंगे, यानी कि नोटों का जो बैंक में जमा कराने का प्रोसेस है वो अभी 1 महीना और चलेगा कि और संभावना ये है कि प्रचलन में जितने भी बड़े पुराने नोट हैं वो सारे वापस आ जाएं। इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि या तो काला धन का जो आंकलन ही गलत था या फिर नोटबंदी के बाद काला धन रखने वालों ने अलग अलग माध्यम से इसे सफेद बना लिया। तो यानी कि जो एक नोटबंदी के जरिए सरकार ने एक बड़ी मुहिम चलाई थी और एक बड़ा फैसला लिया था कि काला धन जो है वो वापस आएगा, तो उसका जो अनुमान है वो थोड़ा सा चूकता यहां पर दिखाई दे रहा है, अगर हम आंकड़ों की बात माने। और दैनिक जागरण अखबार में ये खबर छपी है। अगली जो हेडलाइंस है वो है नोटबंदी के बाद सरकार ने गांव के लिए क्या किया। ये खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सवाल पूछा गया है और शीर्ष अदालत ने सरकार से ये पूछा है कि सहकारी बैंकों ने लेकर उन्होंने क्या योजना बनाई है, क्योंकि ये शुरू से कहा जा रहा था कि काले धन से जितना भी पैसा बचेगा, जितना भी काला धन वापस आएगा वो गरीबों के कल्याण के लिए लगाया जाएगा, शौचालय बनाने के लिए लगाया जाएगा या तमाम ऐसे काम किए जाएंगे जो गरीबों को जिससे मदद मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह जानना चाहा कि नोटबंदी के बाद ग्रामीण इलाकों में लोगों को हो रही असुविधा के मद्देनजर क्या कदम उठाए गए हैं। वास्तव में शीर्ष अदालत ने यह महसूस किया था कि ग्रामीण इलाकों के अधिकतर लोग जो हैं वो सहकारी बैंकों पर निर्भर रहते हैं और अब जो इस पूरे मामले की सुनवाई है वो अब सोमवार के लिए टाल दी गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। जनसत्ता की जो खबर है, राहुल गांधी का बड़ा बयान है, मोदी सिर्फ टीआरपी की राजनीति करते हैं। ये राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है कि मोदी सिर्फ टीआरपी की, यानी कि अपना उनको पब्लिसिटी जो होती है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान होता है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फ्रंट फुट पर आकर राजनीति में सक्रियता की अपनी तैयारियों का संकेत दिया है और शुक्रवार को पहली बार उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मोदी अपनी छवि से बंद कर रह गए हैं, वो केवल टीआरपी केंद्रित राजनीति करते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है और जनसत्ता में ये फ्रंट पेज पर छपी है। अगली खबर का रुख करते हैं दैनिक भास्कर की खबर। दैनिक भास्कर में ममता बोली, बिन बताए तैनात की सेना, जवाब में फौज ने जारी किए अफसरों के लिखे पत्र। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टोल पर सेना की तैनाती हुई थी और उसके बाद ममता बनर्जी का जो रुख था वो बेहद सख्त हो गया। ममता बनर्जी ने तीखे शब्दों में कहा कि क्या ये सेना का तख्ता पलट है। हम आपको खबर बता दें कि पश्चिम बंगाल में टोल प्लाजा पर सेना की मौजूदगी शुक्रवार को बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे सैन्य तख्ता पलट की साजिश बता डाला। तो आगे बढ़ते हैं खबरों की सुर्खियां। हमने बता दी अखबारों में क्या चीजें फ्रंट पेज पे छपी हैं, ये हमने आपको बता दिया। बीएसएफ ने पंजाब के गुरदासपुर में शुक्रवार शाम घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की सीमा से आतंकी बमियाल में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ के जवानों ने कार्रवाई की और घुसपैठी को मार गिराया। बीएसएफ ने यह कार्रवाई गुरदासपुर के बमियाल में ढिंडा पोस्ट कर की है। सुरक्षा बल पूरे इलाके में सघन निगरानी रखे हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशों के मद्देनजर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बता दें कि मंगलवार को भी आतंकियों ने जम्मू के पास चमलियाल में घुसपैठ की थी। बीएसएफ की कार्रवाई में पाकिस्तान की ओर से घुसे 3 आतंकी मारे गए थे। इंडियन आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की लगातार कोशिशें हो रही हैं। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिशों को लगातार नाकाम किया है। इस घटना के बाद पंजाब के पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर अब चौकसी और बढ़ा दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुरादाबाद में होने वाली बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। रैली को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी की है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिमी यूपी पर खास
जोर दे रही है। बीजेपी खुद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत बनाना चाहती है। यही वजह है कि पूर्वांचल में कुशीनगर के बाद अब मोदी पश्चिमी वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मुरादाबाद में रैली के जरिए ये कोशिश होगी। जानकारों का मानना है कि मोदी मुरादाबाद रैली में नोटबंदी और 3 तलाक के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। साथ ही वो पश्चिमी यूपी के जाट और मुसलमान समुदाय को भी साधने का प्रयास करेंगे। रैली में प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत पार्टी के बड़े नेता और सांसद मौजूद रहेंगे। इससे पहले मोदी ने 14 नवंबर को गाजीपुर में, 20 नवंबर को आगरा में और 27 नवंबर को कुशीनगर में परिवर्तन रैली को संबोधित किया। पार्टी की चल रही परिवर्तन यात्राओं में मोदी की 6 सभाएं होनी है। 3 हो चुकी हैं, जबकि 3 प्रस्तावित हैं। 11 दिसंबर को बहराइच और 18 दिसंबर को कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी। इसके साथ ही 3 जनवरी को लखनऊ में पीएम मोदी की प्रस्तावित रैली है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, खुर्रम। उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। खुर्रम, अब बीजेपी अब पूरी तरह से, जाहिर तौर पर अब चुनाव नजदीक है, तो पूरी तरह से चाहती है कि किसी ना किसी तरह जो रणनीति है उसको ज्यादा तेज बनाया जाए, उसको ज्यादा प्रोमिनेंट बनाया जाए, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर पार्टी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल सकता है और नेगेटिव भी मिल सकता है। जी बिल्कुल तमन्ना, देखे जिस तरह से कुशीनगर में एक सफल रैली हुई थी पीएम मोदी की, उसके बाद अब वेस्टर्न यूपी का रुख किया है पीएम मोदी ने, यानी कि पूर्वांचल के बाद वेस्टर्न यूपी का। वेस्टर्न यूपी की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे होंगे और डिमोनेटाइजेशन के बाद ये दूसरी बड़ी रैली होगी पीएम मोदी की, इसे अगर चुनाव की बात करें तो उस संदर्भ में। लेकिन जो वेस्टर्न यूपी की हम बात करें तो उस पर आप कई ऐसे मामले हैं जो सीधे मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। मसलन ट्रिपल तलाक का मामला है, उनको रोजगार दिलाने का मामला है, उनके आरक्षण का मामला है, जो कि मौजूदा यूपी गवर्नमेंट जो है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने वादा किया था कि उनको वो आरक्षण देंगे मुसलमानों को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये सब बातें मिलेंगी जब आपको एक पीएम मोदी के अलग यहाँ नज़रिया देखने को मिलेगा उस कम्युनिटी के खिलाफ, जो कहा जाता है जो कम्युनिटी कभी भी मोदी के साथ खड़ी नज़र नहीं आती है, यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी। और मुरादाबाद की हम बात करें, जहाँ पर वेस्टर्न यूपी की हम बात करें, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में वहाँ पर डिसाइसिव फॉर्म में होते हैं मुस्लिम वोट बैंक, और जाहिर सी बात है उसको सीधे टारगेट करेंगे। और मोदी की ये कोशिश होगी कि किस तरीके से वो इनको समझाने की कोशिश करें कि अगर देश का विकास करना है तो यूपी का विकास करना, और यूपी का विकास तभी हो सकता है जब सभी का विकास हो और मुसलमानों का भी विकास हो। तो इस बात को लेकर मोदी आगे बढ़ेंगे। और जिस तरीके से कुशीनगर में उन्होंने भोजपुरी से अपने भाषण की शुरुआत की थी, संबोधन की शुरुआत की थी, उसके बाद उन्होंने समा बांध दिया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। क्या होता है, कैसे होता है, ये बात की बात है, लेकिन जब वो यहाँ बोलेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी बहुत उम्मीदें लगा कर बैठी है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर अगर आपको सीटें कम मिलती है तो आपको दिक्कत होगी। पूर्वांचल में उन्होंने क्या उम्मीद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि अब बेहतर तरीके से वहाँ पार्टी उभर कर आएगी, और उसी तरीके से जैसे कहा जाता है कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो उसका रास्ता लखनऊ से गुजरता है, तो उससे कहा जाता है अगर आपको लखनऊ पे काबिज होना है तो उसका रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है, और बीच में वेस्टर्न यूपी भी पड़ता है, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब देखना यही है कि किस तरीके से मोदी जो आज स्पीच देंगे मुरादाबाद में, यानी कि वेस्टर्न यूपी के गढ़ में, तो उनके तर्कश में कौन से तीर होंगे जिसको आज वो निकालेंगे। ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, उसके बाद बहु विवाह का जो मुद्दा है वो भी वहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात है, वो तमाम बातें करेंगे। कुछ जिस तरीके से लगातार ये बात की जाती है कि मुस्लिम्स जो कभी भी मोदी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आ सकते, वो मिथ तोड़ना है। आज नरेंद्र मोदी को देखना ही होगा कितने कामयाब होते हैं नरेंद्र मोदी उस मिथ को तोड़ने में। तमन्ना जी, खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक की बात है, तो मुस्लिम वोट बैंक एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा पीएम मोदी के लिए, क्योंकि अगर बाकी पार्टीज की बात करें तो बाकी पार्टीज के साथ मुस्लिम वोट बैंक काफी सही से चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो बीजेपी के लिए है मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करना। तो कितनी अहम है ये रैली, और अगर इस रैली को सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी अपनी पैंठ यहां पर भी बनाने में सफल हो सकती है। देखिए तमन्ना, अगर इस बार की हम बात करें 2017 जो चुनाव होना उसकी हम बात करें वोट बैंक के नज़रिए से,
तो आप पाएंगे कि मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी निगाह है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। और माना ये जाता है और कहा भी ये जाता है कि किसी को भी वोट कर सकती है मुस्लिम वोट बैंक, किसी के साथ जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाता है मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन 2014 के चुनाव की बात करिए तो एक बड़ी तादाद में एक बल्क वोट बैंक गया था मोदी की तरफ। उसके बाद ही इतनी बड़ी और इतनी ग्रैंड जीत मिल पाई थी भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में। उसी की तर्ज पर अगर आप देखिए तो जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी वही बात कही जा रही है कि जो पीएम मोदी हैं वो किस तरह से, उनका कहना है कि वो एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देख, एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं पीएम मोदी। मुस्लिम के कहा था, उन्होंने कहा था मैं 125 करोड़ की बात करता हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या वोट बैंक की बात नहीं करता हूँ। तो यही सब बातों को देखना कि आज पीएम मोदी जब एलेबरेट करेंगे अपने आप को मन से तो क्या कुछ निकलता है। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार मुस्लिम वोट बैंक पर अपना शिकंजा कसने की कोशिश में है, तो वही बहुजन समाज पार्टी लगातार मुस्लिम वोट बैंक के मद्देनजर किस तरीके से वो उनके पास है उसके मद्देनजर बयान जारी कर रही हैं मायावती। कांग्रेस खामोश है कि कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार ऑप्शन नहीं है तो बड़ी बात नहीं कि हमारे तरफ मुसलमान आ जाए। तो वही समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो उनका ये कहना है कि एक हम ही है जो उनके पैरोकार हैं, जो हम उनके सुख दुख में साथी होते हैं। इन्हीं हालात में जब आज पीएम नरेंद्र मोदी वेस्टर्न यूपी में होंगे और अपनी स्पीच दे रहे होंगे, और देखना यही होगा कि किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की रिझाने की कोशिश करते हैं कि अगर इस देश का विकास करना है, इस प्रदेश का विकास करना है तो फिर उनका साथ होना बेहद जरूरी है। जितना मजबूत बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर टारगेट करना एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सफलता रहेगी। और क्योंकि समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो 2017 में उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएगी। दिल्ली में एक समारोह में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि अगर उसका साथ मिल जाए तो आंकड़ा 300 के पार जा सकता है। एक हकीकत यह भी है कि कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि उसके सामने अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जाहिर है चुनाव से पहले अभी समीकरणों का दौर बाकी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। आया राम गया राम का दौर तो पहले ही शुरू हो चुका है। सवाल अब सिर्फ पार्टियों के बीच हाथ मिलाने का रह गया है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को दिल्ली में एक समारोह में बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, अमर सिंह और यूपी चुनाव के साथ नोटबंदी पर खुलकर बातें की। अखिलेश यादव ने यूपी में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का भरोसा जताया है। जब उनसे गठबंधन के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब गठबंधन होता है तो किसी न किसी को स्वीकार करना होता है कि उसकी सीटें कम होंगी। घाटा फायदा देखने पर वह चीज नहीं बनेगी। मेरे हिसाब से फॉर्मूले कई हो सकते हैं, लेकिन ये नेताजी तय करेंगे। हम सिर्फ मशविरा दे सकते हैं। वैसे तो हम बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनका भी साथ आ जाए तो हम 300 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। अखिलेश यादव ने माना कि कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई है। हालांकि कांग्रेस इस बारे में कोई उत्सुकता नहीं दिखा रही है। विनम्र निवेदन है, कभी अलायंस का अगर कोई कागज आएगा तो उस पर निर्णय करेंगे। अभी कुछ आया नहीं तो हम क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने। उधर बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं को तरजीह नहीं दी है। बीजेपी का दावा है कि सूबे में सरकार उसी की बनेगी। समाजवादी पार्टी डरी हुई है चुनाव संभावनाओं को लेकर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति और घोर अराजकता, विकास के सारे अधूरे कार्य और प्रशासनिक विफलता, तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की सरकार असफल कर गई है। डरी हुई है समाजवादी पार्टी, इसलिए अकेले चुनाव में उतरने की उसकी हिम्मत नहीं है। बार बार कांग्रेस का गठबंधन हो जाए तो 300 सीटें ले आएंगे, तो कांग्रेस के भरोसे समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के बारे में सोच रही। समारोह में जब अखिलेश यादव से बीजेपी और बीएसपी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अच्छे दिन वाले और पत्थर वाली सरकार को तय करना है कि वे नंबर 2 पर है या नंबर 3 पर। उन्होंने अमर सिंह पर भी कहा कि वह इसलिए पार्टी में आए कि पार्टी आगे बढ़े, सरकार बनाए, तो कम से कम अंकल का व्यवहार, उनकी भाषा, उनका तजुर्बा इस बात के लिए हो कि सरकार समाजवादियों की बने। वह पार्टी में रहे या नहीं, यह फैसला मैं नहीं कर सकता।
उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, ऊंचा नीचा है। ये जरूरी नहीं कि रफ्तार वही हो जो आप चाहते हो। कभी रफ्तार रोकनी पड़ती है तो कभी बढ़ानी पड़ती है। राजनीति में रास्ता निकाला जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि नोटबंदी से सभी पार्टियां साइकिल पर आ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी का लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे एक सीधा सा सवाल, क्या बन पाएगी गठबंधन की सरकार? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर मुलायम सिंह यादव की बात करें, जो सपा प्रमुख है, उन्होंने बहुत पहले साफ कर दिया था कि कोई गठबंधन नहीं होगा। और ठीक वहीं अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं और स्टार फेस हैं समाजवादी पार्टी का, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर 300 से ज़्यादा सीटें चाहिए तो फिर कांग्रेस साथ गठबंधन करना होगा। यानी कि अगर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है तो 300 प्लस सीट मिलेगी। लेकिन ये उनका नज़रिया है, ये पार्टी का नज़रिया आप बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि मुलायम सिंह यादव तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी चुनाव में अकेले जाती है, गठबंधन के साथ जाती है, कैसे जाती है। तो इसका अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जब अखिलेश यादव की बात है, तो जिस तरीके से कल लैपटॉप का जो कार्यक्रम था यहाँ लखनऊ में, तो उसमें प्रमोद तिवारी की मौजूदगी बहुत कुछ बयां कर रही थी। किस तरीके से कांग्रेस के साथ बेहद सॉफ्ट हो चुके हैं अखिलेश यादव। वो चाहते हैं कि ये इनके प्रकरण उनकी सरकार बने और इसके लिए वो हर संभव कोशिश और किसी का भी साथ और हाथ पकड़ सकते हैं। और अब देखना यही कि अगर गठबंधन होता है तो क्या होता है, लेकिन उससे पहले गठबंधन कैसे होगा, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्योंकि बीच में जो सीटों का बंटवारा है वो कैसे होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ आती है तो उनकी भी अपने कुछ सीट्स हैं जिन पर वो अपना प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेगी, तो वही समाजवादी पार्टी भी अपनी कुछ सीट ऐसी हैं जिन पर वो अपना प्रत्याशी उतारने चाहेंगी। और अगर दोनों में क्लैश होता है तो फिर गठबंधन कैसे होगा। तो दूर की कौड़ी है फिलहाल दिख रही है कि जो गठबंधन सपा और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में हो। लेकिन अभी चुनाव में वक्त है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि साथ में कांग्रेस के लिए भी। क्योंकि कांग्रेस के लिए जीवनदायिनी होगी कि 19 की चुनाव की बात करें, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि मैक्सिमम जगह उनकी वो सरकार में मौजूद हों। वहीं समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि वो इतिहास दोहराएं, खासकर अखिलेश यादव, क्योंकि 89 के बाद से अभी तक की उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी सरकार को दोबारा दोहरा नहीं पाई है, मतलब बैक टू बैक सरकार नहीं बना पाई है। और अखिलेश क्योंकि ट्रेंड सेटर अपने आप को मानते हैं, तो वे ट्रेंड सेट करना चाहेंगे कि 89 के बाद जो जिंक्स होता है, जो जिंक्स था कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो सकती, वो रिपीट हो सकती है, वो समाजवादी पार्टी सरकार, उनकी सरकार। लेकिन अभी दूर की कौड़ी है। पहले मैंने आपको बताया कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो, लेकिन अंदर खाने कुछ तो चल रहा है जिसको बार बार एक हिंट और एक लाइन मिलती है, चाहे वो प्रशांत किशोर का अखिलेश से मिलना हो, मुलायम से मिलना हो, चाहे वो अखिलेश का कहना कि अगर कांग्रेस साथ आ जाए तो 300 से प्लस सीट उनको मिलेगी। तब देखना यही है कि जैसे जैसे आचार संहिता लगने से पहले या लगने के बाद ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है एक बड़ी बात होगी इस उत्तर प्रदेश में। क्योंकि एक अरसे के बाद सपा और कांग्रेस, क्योंकि समाजवादी पार्टी की हम बात करें, मुलायम सिंह यादव की बात करें, तो एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स वो करते आए हैं। तो अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस उसके साथ जाएगी, क्या सोनिया गांधी इस पर मोहर लगाएंगी कि जिसने 1999 में डिच किया था मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी को, ये सबको याद है। तो क्या वो 1999 और 2016 के बीच का जो एक तरीके कटिंग द आइस इसे कहते हैं, वो हो पाता है कि नहीं हो पाता। लेकिन फिलहाल ये दूर की कौड़ी है और सपा कांग्रेस शायद पोस्टपोल करे, लेकिन प्रीपोल कैसे होगा इसकी उम्मीद बेहद कम दिखाई दे रही है। तमन्ना, चलिए खुर्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक तरफ से मना कर चुके हैं, पहले ही मना किया था, सपा की तरफ से ये बयान आया था कि हम किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले हमारी पार्टी में इतने सक्षम है कि वो अकेले चुनाव लड़े और बहुमत से जीते। लेकिन ऐसा साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी जो है अभी अपने पत्ते पूरी तरह से खोलने के मूड में नहीं है। और वहीं दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ के लोगों को मेट्रो का तोहफा दिया है। तो शुक्रवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु की बारी थी। रेल मंत्री ने शहर के गोमती नगर टर्मिनल सहित कई योजनाओं का तोहफा दिया। उनके साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। देश की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, ये सब जानते हैं। लेकिन अब इस रास्ते को जल्द से जल्द तय करने के लिए पार्टियां बस से लेकर रेलगाड़ी तक का इस्तेमाल करने से नहीं चूक रही। बस यात्राओं के बाद अब ट्रेन पर चढ़कर सियासी सफर को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी सियासी दलों की निगाह सत्ता की कुर्सी पर टिकी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मेट्रो ट्रेन पर बैठकर आगे निकल जाना चाहते हैं तो बीजेपी की कोशिश उन्हें सियासी ट्रैक से डिरेल करने की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लखनऊ में गोमती नगर रेलवे टर्मिनल का शिलान्यास किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने लखनऊ के चौमुखी विकास का वादा किया।
लखनऊ के एक सुनियोजित विकास के लिए मैं एक एक्शन प्लान चॉकआउट करूंगा। संसद में ही मैंने उस समय के रेल मंत्री से कहा था कि हमारे गोमती नगर को भी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। देश की बड़ी आबादी रोजाना ट्रेन पर सफर करती है, लिहाजा रेलवे देश की राजनीति में अहम स्थान रखता है और इसे लेकर राजनीति भी खूब होती है। रेलवे का राजनीतिक इस्तेमाल इसके तबाह और बर्बाद होने की बड़ी वजह है। लिहाजा रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे की दुखती रग पर हाथ रखा। आज पहली बार हम राजनीतिक से हटकर रेल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रेल में निवेश कर रहे हैं। सत्ता के खेल में पक्ष और विपक्ष दोनों सियासी ट्रैक पर दौड़ रहे हैं और दोनों की कोशिश दावों और वादों के स्टेशन से गुजरते हुए जनता का दिल जीतने की है। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN, लखनऊ। एक बार फिर से रुक करते हैं खुर्रम निजामी का, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्रम, इस तरह से जैसे मेट्रो का उद्घाटन किया, वहाँ टर्मिनल का उद्घाटन किया, तो माना जाए तो आगे आगे में पीछे पीछे वाली रणनीति चलाई जा रही है। देखें तमन्ना, विकास पटरी पर है उत्तर प्रदेश का या यूं कह लीजिए लखनऊ का, तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से पहले मेट्रो और फिर गोमती नगर टर्मिनल, पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरा यादव कुनबा दिखा, तो उसके बाद सुरेश प्रभु और राजनाथ सिंह जो सांसद हैं लखनऊ से और साथ ही गृह मंत्री भी हैं, वो दिखा दिए। तो जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में विकास अपनी दिशा और दशा दोनों बदलने की कोशिश में है उत्तर प्रदेश के, और दोनों पार्टी ये चाहते हैं कि जब वो चुनावी समर में उतरें और भाषण दें और संबोधन करें तो ये बताने को पास कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव एक से एक के बाद एक परियोजनाओं को लोकार्पण कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, और साथ ही वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत इस बात की आ रही है कि वो किस तरीके से विकास पुरुष की छवि लगातार बनाते जा रहे हैं अखिलेश यादव, उसमें किस तरह से अपने आप को स्थापित करें कि विकास में हम भी पीछे नहीं। यही बात है कि जब कल जो गोमती नगर में जब कार्यक्रम में मौजूद थे राजनाथ सिंह, तो उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया कि मेट्रो में केंद्र की बड़ा मदद थी, बड़ा हाथ था इस मेट्रो चलाने में, लेकिन केंद्र को पूछा नहीं और क्या वजह थी उसकी, उन्होंने शिकायत दर्ज की। लेकिन साथ में आप ये भी देखिए कि कल भी यही आलम देखने मिला, समाजवादी पार्टी का कोई भी वहाँ शख्स मौजूद नहीं था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं जो विकास की जो राजनीति चली है उसमें किसी को कोशिश न दे, सेरा सिर्फ हमारे सर बांधे, ये चल रहा है। दर्द सबको है, तकलीफ सबको, लेकिन जिस तरीके से लगातार पटरी पर यहाँ का विकास का पहिया घुमाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी द्वारा, वो साफ बताते हैं कि राजनीति में आप चाहे कुछ भी कहें, चाहे जितने बयानबाजी करें, चाहे कितने जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपको कन्विंस करना है आम जनता को तो विकास के पथ पर ही आप आम जनता को कन्विंस कर सकते हैं। यही बात है कि विकास पुरुष की छवि है, सब उसको आगे लाने की कोशिश करते हैं नेताओं को चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि आप याद करिए अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, फिर मेट्रो, और उसके बाद कल उन्होंने लैपटॉप बांधा, फिर आज CG सिटी जो है उच्चक गजरिया, वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल की भी शुरुआत करेंगे, इसी महीने करेंगे अखिलेश यादव। तो सही बात है, एक बड़ा चैलेंज पोज कर रहे हैं सबके सामने, अपोजिशन के सामने अखिलेश यादव, और ठीक उसी तरीके से उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है भारतीय जनता पार्टी ने और लखनऊ के सांसद और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो अब देखना यही होगा कि किस तरीके से ये जो विकास का जो पहिया घूम रहा है वो अंत में किसके स्टेशन पर जाकर रुकता है, ये देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी के। लेकिन फिलहाल जो चक्का घूम रहा है, एक चक्का घुमा रहे हैं अखिलेश यादव, दूसरा चक्का घुमा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो अब देखना यह है कि स्टेशन पे किसके उत्तर प्रदेश का जो चुनावी समर होगा उसका जब नतीजा आएगा तो नतीजा किस किस स्टेशन को गुलजार करेगी, ये देखने वाली बात है। तमन्ना, चलिए खुर्रम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ सी बात है, एक तरह से सभी पार्टीज जो हैं वो अब यूपी में विकास का पहिया तेजी से घुमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब देखना यही है कि किसकी रफ्तार जनता को ज्यादा पसंद आती है और किसकी रफ्तार पर ज्यादा भरोसा जनता दिखाएगी। और नोटबंदी का आज 25वां दिन है, लेकिन इतने दिनों बाद भी देश में हालात जस के तस बने हुए हैं। बैंकों में पैसा नहीं है और ATM में कई जगह खाली पड़े हुए हैं। कहीं लंबी कतारों में लगे हुए लोग अपना आपा खो रहे हैं, तो कहीं बैंकों में ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं। यूपी के शामली जिले में पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक और दूसरे बैंक स्टाफ पर अपना पैसा निकालने पहुंचे ग्राहकों के साथ मारपीट का आरोप है। इस मारपीट में 2 लोग घायल हो गए, जबकि बैंक की बिल्डिंग के शीशे टूट गए हैं। पुलिस ने बैंक के कैशियर को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
मारपीट इस कारण हुई, उसने कहा कि भाई साहब आपकी ड्यूटी किस टाइम से शुरू हो, तो उसने कहा कि मेरी तो किसी टाइम हो। वो यहीं खड़ा था, आज उसका सिर फाड़ दिया। बैंक वालों की गलती है। पेमेंट लेने के लिए आया हुआ था और तो कोई लड़का आया, उसने कांच तोड़ दिया और मैंने साहब ने इन सब ने मिलकर मुझको बुरी तरह पीटा, मुझे लहूलुहान कर दिया। जबकि राजधानी लखनऊ में एटीएम पर आज फिर लंबी कतारें देखी गई। पैसे दे नहीं रहे, आओ 5,000 दे देते हो, फिर उसके बाद फिर आप 5 दिन बाद आओ, 8 दिन बाद आओ, ये कोई तरीका है? और शादी की बात तो समझो, ये भी नहीं। बस अच्छे दिन आ गए सबके लिए, बहुत अच्छे दिन आ गए। अपने पैसों के पीछे हम लोग मरे जा रहे हैं। अपने पैसों के पीछे मोदी जी ने हम लोग को एक तरीके से भिखारी बना के बिठा दिया, देख लीजिए जमीन पे। जबकि संभल के थाना धनानी क्षेत्र के गांव सुल्तानगढ़ में रुपए नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने बैंक मैनेजर और कैशियर को बंधक बना लिया और बैंक में ताला जड़ दिया। बैंक खुलने ना दे रहा है, पैसे रोज आती है, रोज लौटा देते हैं पैसे, मगर रोज आ रही है इस बैंक में, बढ़ जाती है पब्लिक से आने से पहले। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला फिरोजाबाद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में, जहां पर लगातार 2 दिनों से बिना कैश लिए लौट रहे लोगों ने बैंक का शटर गिरा दिया और बैंक स्टाफ को अंदर बंद कर दिया। कैश की मांग की तो अंदर से आती है बात कि कैश नहीं है, इसलिए जनता ने आक्रोश बस इस पे ताला लगा दिया है। तो बाहर से सब लोगों ने, जनता ने ताला उसका लगा दिया, क्योंकि बैंक में अंदरूनी काम चल रहा है पर जनता का कोई काम नहीं चल रहा। जनपद गाजीपुर के संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है, यहाँ प्रति ग्राहक मात्र 2,000 रुपए देकर काम चलाया जा रहा है। रोड पे ना जा तो यही डांटता है, अफसर डांटते हैं कि रोड पे क्यों नहीं जा, पता घर कैसे चलाएं, खर्चा कहाँ से करें, मोटरसाइकिल पेट्रोल कहाँ से डलवाएं। बदायूं के पंजाब नेशनल बैंक में भी कुछ ऐसा ही हाल है। देश में कैश के लिए मचा हाहाकार कम होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार और सीबीआई के दावे कागजों में सिमट कर रह जा रहे हैं और आम आदमी नोटबंदी की मार के तले दबता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और वहीं नोटबंदी पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार ने बगैर तैयारी के नोटबंदी कर पूरे देश को मुश्किल में डाल दिया है। मानना है कि बहुत लंबे समय की ये दिक्कत है। मैं कहना चाहता हूं कि डीमोनेटाइजेशन के चलते पूरा भारत लाइन में लग गया, छोटा बड़ा सब, जो मेहनत से कमाता वही लाइन में लगा। और नोटबंदी लोगों के लिए किस तरह से परेशानी का सबब बनी है, उसकी बानगी कानपुर देहात में देखने को मिली। कानपुर देहात बैंक के बाहर लाइन में लगी गर्भवती महिला ने बच्चे को दिया जन्म। गर्भावस्था के लिए रुपए 5,000 रुपए निकालने गई थी ये महिला और 3 घंटे तक बैंक में बाहर लाइन में लगी रही और असहनीय दर्द बर्दाश्त करती रही। जब उससे नहीं रहा गया तो वो फर्श पर बैठ गई और लाइन में लगे ही उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। ये नजारा देख वहां मौजूद उपभोक्ता अचंभित रह गए और बैंक परिसर में हड़कंप सा मच गया। और वाकई नोटबंदी के फैसले के बाद देश में कैश को लेकर मची मारामारी और बैंकों के बाहर लगी लाइनों के बीच गड़बड़ी के गुनाहगारों पर वित्त मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक के आदेश पर सरकारी बैंकों के 27 बड़े अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं 6 अफसरों पर ट्रांसफर की गाज गिरी है। सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि से 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद करने के बाद आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमित लेन देन करने में लिप्त पाए गए बैंक अधिकारियों के मामले में कार्रवाई की गई है। तो अफरा तफरी मची हुई है। लगातार 25वां दिन आज नोटबंदी का और हम आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के आदेश पर सरकारी बैंकों के 27 बड़े अफसर सस्पेंड किए गए हैं और 6 अफसरों पर ट्रांसफर की गाज गिर गई है। सरकार ने 8 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि से 500 और 1000 के नोटों का जो चलन है वो बंद कर दिया था और उसके बाद आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमित लेन देन करने में लिप्त पाए गए बैंक अधिकारियों के मामले में कार्रवाई की गई है, जिसके चलते 27 बड़े अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं और कई 6 अफसरों पर ट्रांसफर की गाज गिरी है। तो ये बड़ी कार्रवाई वित्त मंत्रालय की तरफ से सख्ती दिखाते हुए
जिन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया, नोटबंदी से जुड़े जो रूल्स थे उनका पालन नहीं किया, उन पर सख्ती दिखाई गई है। और आज नोटबंदी का 25वां दिन है। नोटबंदी से मुंबई की जनता को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस पूरे मामले पर सीधे चलते हैं मुंबई और बात करते हैं हमारे संवाददाता स्वीटी अधिमूलम से। और मुंबई में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? लंबी कतारें? बिल्कुल, कल रात से ही जो है अब टोल लिया जाएगा। वही 500 और 1000 के नोट जो है अब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पेट्रोल पंप और टोल नाके, साथ ही साथ एयर टिकट अगर बुक करने हो तो वहां पर नहीं लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होने वाली है, क्योंकि 2000 तक के ही पैसे उन्हें मिले हैं। एटीएम कई जगहों पर बंद है, एटीएम से पैसे नहीं मिल पा रहे। तो ऐसे में जब 8 नवंबर के बाद ये घोषणा की गई थी, तो जहां पर अफरा तफरी का माहौल दिखाई पड़ रहा था, वहीं आज से जो है लोगों को बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। उन्हें 2000 की नोट मिली है, कई जगहों पर अभी भी जो है लंबी कतार है और बैंकों के पास सफिशिएंट पैसे नहीं है। तो ऐसे में लोग अभी काफ़ी परेशान में दिखाई देंगे, क्योंकि 2000 के जो पैसे है, जो नोट है, वो कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल करेंगे। वो दूध खरीदेंगे या फिर अपने रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदेंगे, या टोल नाकों पर वो पैसे देंगे, या फिर पेट्रोल पंप से अपने पेट्रोल लेंगे। तो ऐसे में जो है अफरा तफरी का माहौल फिर से एक बार जो है शहरों में दिखाई पड़ सकता है। वही मुंबई की खास तौर पर अगर बात करें तो आर्थिक राजधानी के नाम से पहचानी जाती है। तो ऐसे में नोटबंदी के बाद एक बड़ा असर जो है मुंबई शहर में भी दिखाई पड़ा और लोग काफी परेशान है। तो वही आज जो है उनकी परेशानी और भी बढ़ेगी, क्योंकि जहां पर वो 500 और 1000 के नोट इस्तेमाल कर सकते थे, वो भी अभी बंद हो चुके हैं। तो जो सहूलियत दी गई थी सरकार की तरफ से, उसमें कमी अभी कहीं ना कहीं वो खटकने वाली है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। चलिए स्वीटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आज से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में टोल प्लाजा पर सैनिकों की मौजूदगी को लेकर तृणमूल कांग्रेस की गंभीर आपत्ति और ममता बनर्जी के दावे की अब पोल खुल गई है। सेना ने पश्चिम बंगाल सरकार और हावड़ा प्रशासन को चिट्ठी लिखकर पहले ही जानकारी दे दी थी। इस संबंध में सेना की ओर से बंगाल सरकार को दिए गए दस्तावेज भी अब सामने आए हैं। एपीएन के पास इस चिट्ठी की एक कॉपी है, इसमें साफ है कि राज्य सरकार और हावड़ा प्रशासन को जानकारी दी गई थी। और इस बीच ममता बनर्जी ने कहा कि सेना की तैनाती के खिलाफ वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी। पश्चिम बंगाल के सचिवालय में डेरा डाले बैठी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिरकार 30 घंटे के बाद बाहर निकली। बाहर निकलते ही उन्होंने मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला किया। उन्होंने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि सेना ना हटाई गई तो कोर्ट जाएंगी। ममता ने कहा कि मोदी सरकार डाकू गवर्नमेंट हो गई है। लोगों का रुपया लेकर ये सरकार कहती है कि रुपया अब हमारा हो गया है, जिन्होंने टैक्स दिया उसी का रुपया ले लिया। ममता ने कहा कि ये जनता का पैसा है जो लूटा जा रहा है। देश में इमरजेंसी जैसा हालात हो गया है। So it is my money, you are looting my money and you are saying this I am earning. Modi government डाकू government हो गया। Even army, I have a great respect for them, great regards for them, but why they will be used for a political vendetta? It is procedurally, it is incorrect, it is wrong. और पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में टोल प्लाजों पर सेना की मौजूदगी को लेकर शुक्रवार को पूरे दिन सियासत गर्म रही। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा होता रहा। इस पूरे मामले पर सेना ने अपनी सफाई दी और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पहले नोटबंदी, फिर नगरोटा और अब सेना को लेकर संसद में हंगामा बरपा है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अचानक सेना की तैनाती को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए तो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद में हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर सेना की तैनाती का कांग्रेस ने भी विरोध किया। टेलीविजन में हम सुबह से देख रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीजी पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और यह भी शायद पहली दफा होगा कि चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी जी ने एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। बंगाल में जो हुआ है कल रात को, आज सुबह तक, हिंदुस्तान में कोई राज्य में कभी भी नहीं हुआ, इतिहास में नहीं है। सेना पर हमारा नाज है, हम उनका आभारी हैं
कि उनके चलते देश के नागरिक सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह कल 17 जगह, सिर्फ हावड़ा में नहीं, सिर्फ नवान्न में 19 जगह में, बंगाल की 19 जगह में सेना तैनात किया गया और बंगाल की प्रशासन को, पुलिस अधिकारी को बिना बताए किस कारण हो रहा है। राज्य सचिवालय के बाहर सेना की तैनाती पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई। संसद में रक्षा राज्य मंत्री ने पूरे मामले पर सफाई दी। उन्होंने सदन को बताया कि ये रूटीन एक्सरसाइज है। पश्चिम बंगाल के अलावा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में भी यही हो रहा है। This is the annual exercise carried out every year. Similar exercise Eastern Command was carried out in 2015 at the same location from 19 to 21 November 2015. Similar exercise have also been carried out in Jharkhand, UP, Bihar from 26 September to 1 October 2016. सरकार ने साफ कर दिया, सेना की एक्सरसाइज का कोई सियासी मतलब निकालने की जरूरत नहीं। सेना को सियासत से दूर रखा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 19 जिलों के अलावा असम में 18, अरुणाचल में 13, मणिपुर में 6, नागालैंड में 5 जगहों के साथ त्रिपुरा और मिजोरम में भी सेना ने एक्सरसाइज की है। ऐसे में सवाल अब ये आता है कि क्या ममता बनर्जी ने राजनीतिक फायदे के लिए सेना को सियासत में घसीटा? क्या ममता बनर्जी सुर्खियों में रहकर खुद को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के मुकाबले खड़ा करना चाहती है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का कद छोटा होता जा रहा है। यूपी में मुलायम परिवार अपने झगड़े में उलझा है, तो बिहार में लालू और नीतीश के बीच सामंजस्य में कमी साफ देखी जा सकती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में मजबूत पकड़ रखने वाली ममता इसे अपने लिए एक अवसर के तौर पर देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और वहीं टोल प्लाजा पर सेना के जवानों की तैनाती के मुद्दे पर तूल देने पर बीजेपी समेत दूसरे दल ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। खुद बात है, इस प्रकार की बयानबाजी, उसके बाद इस प्रकार के आरोप जो तथ्यों से परे हैं, सत्य से परे है। सेना बड़ी स्पष्ट रूप से कह चुकी है, देश के हमारे रक्षा मंत्री कह चुके हैं, हर चीज में स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई गलत कार्रवाई थोड़ी ना है। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर में जैसे किया जाता है, कई चीज उसमें एक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को खींच लेना, एक क्या मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार की भाषा शोभा देती है? देश में एक आधा ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जो बिना शोभा के कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। The MOS defense responded to the issue. He tried to tell the House that the deployment of army is part of routine exercise. In fact, he did say there were some communications between police and army. It was not done only in West Bengal, in several other states also. और राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल के बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी टीआरपी की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान ने सियासत को हवा दे दी है। पहली बार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टीआरपी पॉलिटिक्स में रुचि रखने वाला नेता बताया। राहुल गांधी ने कहा, हमारे देश में कभी भी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जो अपनी पूरी नीति टीआरपी के आधार पर बनाता हो। हमारे प्रधानमंत्री की अक्षमता और गुरूर की वजह से देश को भारी नुकसान हो रहा है। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि किस टीवी चैनल को कितने दर्शक देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के दिल में रहते हैं, अपने काम के कारण, अपनी ईमानदारी के कारण और गरीबों के लिए प्यार के कारण। सेहत ठीक नहीं होने की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बैठक में मौजूद नहीं थी, जिसके चलते पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नोटबंदी को लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार पर वार किया। देश में ब्लैक मनी ऐसे कैंसर की तरह फैल गया है, उसको खत्म करने के लिए जो एक ईमानदार प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है, दुख की बात है कि राहुल गांधी को इसको सपोर्ट करने के बजाय वो टीआरपी, प्रधानमंत्री के टीआरपी जो बढ़ रहे हैं, उससे उनको डर लग रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद थे। बैठक में मोदी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की गई।
राहुल ने कहा कि पीएम मोदी अपनी छवि में कैद होकर रहना चाहते हैं और अपनी छवि के लिए वो आम जनता को भी परेशानी में डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और सरकार ने सीबीआई के कार्यवाहक निदेशक के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति कर दी गई है। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले विशेष निदेशक आर.के. दत्ता इस पद के लिए दौड़ में शामिल थे, लेकिन उन्हें विशेष सचिव के तौर पर गृह मंत्रालय भेज दिया गया था। ये पहला मौका है जब गृह मंत्रालय में विशेष सचिव जैसा कोई पद बनाया गया। इतना ही नहीं, 10 साल में ये पहला मौका है जब मौजूदा सीबीआई प्रमुख के उत्तराधिकारी को नहीं चुना गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अस्थाना के नियुक्ति की पुष्टि की है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की भरमार भी हर विधानसभा में देखी जा रही है। जिलाध्यक्ष के पास दावेदारी करने वालों के नाम अब पीसीसी ने अपने पास मंगा लिए हैं। पीसीसी की तरफ से नाम मांगे जाने से टिकट के दावेदारों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। उनको पार्टी टिकट देगा या टिकट की दौड़ से पहले ही बाहर कर देगी, सभी को यही चिंता है। बताया जा रहा है कि पीसीसी एक समिति का गठन करने जा रही है जो सभी दावेदारों के नाम पर विचार करेगी और जिताऊ उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार करेगी। इन्हीं नामों को हाईकमान भेजा जाएगा। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं देहरादून में मौजूद हमारे संवाददाता मनीष डांगवाल से। मनीष, क्या ताजा अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, अगर कांग्रेस के जो दावेदार हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी यहां पर पेश कर ली है जिला अध्यक्षों के माध्यम से या सीधा पीसीसी में उन्होंने अपनी दावेदारी यहां पर पेश कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी धड़कनें हैं वो तेज हो चली हैं, क्योंकि अब अपने जो उन्होंने दावेदारी थी वो भले ही उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी हो, लेकिन अब जो पार्टी है वो क्या कुछ उनकी दावेदारी के बारे में सोचती है, क्योंकि अभी जो प्रदेश कांग्रेस एक कमेटी बनाएगी जिसमें ये माथापच्ची यहां पर की जाएगी। हर विधानसभा सीट को लेकर स्थिति यहां पर जो क्लियर की जाएगी कि आखिरकार कौन वो दावेदार हैं जो कांग्रेस के लिए यहां पर सीट निकाल सकते हैं, और कुछ नाम यहां पर हर सीट पर यहां पर कांग्रेस नामों को आगे यहां पर रखेगी, और जो यहां पर लिस्ट बनाई जाएगी हर विधानसभा सीट पर कितने प्रत्याशियों के यहां पर नाम सामने आते हैं, जो ये कमेटी जो बनाई जाएगी उसके बाद यहां पर जो कांग्रेस हाईकमान है उसको यहां पर ये लिस्ट भेजी जाएगी कि जो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीट हैं उन पर कौन कौन उम्मीदवार यहां पर परफेक्ट बैठते हैं। इसकी लिस्ट यहां पर कांग्रेस हाईकमान को जाएगी, लेकिन जो अंतिम मोहर जो यहां पर टिकटों को लेकर लगाएगा वो कांग्रेस हाईकमान नहीं लगानी है। लेकिन कुल मिलाके धड़कनें यहां पर कांग्रेसी नेताओं की तेज है, क्योंकि अब उन्होंने अपनी दावेदारी यहां पर पेश कर ली, और दावेदारी में जो टक्कर के मुकाबले उन्हें जो अपनी ही पार्टी के जो दावेदार दे रहे हैं उनको लेकर है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक सीट पर यहां पर कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश कर ली। और अगर पहली चुनौती जो है वो आपसी जो नेता है उनके आपसी दावेदारी को लेकर है कि आखिरकार उन्हें वो कैसे यहां पर टिकट की जो दौड़ में यहां पर पछाड़ते हैं, और जो आज की डेट यहां पर तय की गई है कि आज तक यहां पर जो सभी जिला अध्यक्ष हैं वो पीसीसी को नाम यहां पर सौंप देंगे जो दावेदारियां उनके पास यहां पर हुई है। लेकिन देखने वाली दिलचस्प बात यही है कि आखिरकार जो 70 विधानसभाएं उत्तराखंड में हैं, 70 सीटें यहां पर हैं, तो जो 70 सीटों के लिए जो कांग्रेस के दावेदार हैं वो कितने निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि जो अभी तक जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है 170 नाम ऐसे हैं जिन्होंने सीधे तौर से पीसीसी को यहां पर अपनी दावेदारी पीसीसी में यहां पर की है। और अब देखने वाली बात होगी कि जो 29 जिला यहां पर कांग्रेस कमेटी ने बनाई है और जो शहर कमेटियां यहां पर हैं उनसे कितने नाम यहां पर पीसीसी के सामने आते, तो कुल मिलाकर जो कल और परसों तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार कितने दावेदार यहां पर कांग्रेस की 70 विधानसभा सीटों में हैं जो 2017। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है झारखंड की खबरों की, और झारखंड की खबरें जानने के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रफी सामी का। जी रफी। जी, अगर झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो झारखंड में एक बार फिर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
लगातार CNT SPT एक्ट को लेकर के सरकार को तो घेर ही रहा है विपक्ष। इस बार विपक्ष ने जो सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है, जिस तरह से सरकार पर निशाना साधा है, उसका मुद्दा यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कैशलेस भारत बनाने की योजना की शुरुआत की है, देश को कैशलेस भारत बनाने का सोच जाहिर किया है, उसके मद्देनजर झारखंड में लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री की अगर बात करें या झारखंड के प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो कैशलेस झारखंड बनाने की जद्दोजहद में लग गए हैं। लगातार प्रशिक्षण चल रहा है, लगातार ट्रेनिंग दिया जा रहा है। वहीं झारखंड सरकार की इस पहल और प्रशासन की इस पहल को देखते हुए विपक्ष ने जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है और विपक्ष ने एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए ये कहा है कि झारखंड में जिस तरह से कैशलेस झारखंड बनाने की जो कोशिश की जा रही है, सरकार जिस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, ट्रेनिंग दे रहे हैं अधिकारियों को, पहले सरकार ये बताए कि झारखंड के कितने जिले में नियमतः बिजली पानी पहुंचा सके हैं, नियमतः एजुकेशन पहुंचा सके हैं, नियमतः रोजगार दे सके हैं। झारखंड के आधा से ज़्यादा आबादी कह सकते हैं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। इनके पास स्मार्टफोन कहाँ से आएगा, इनके पास वो हाईटेक ऐप्स कहाँ से आएगा, इनके पास वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी। यहाँ के लोग ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इन्हें वो एजुकेशन कहाँ से आएगा जब ये हाईटेक होंगे और जब ये कैशलेस का जो नियम है, कैशलेस की जो प्रक्रिया है, कैशलेस को जैसे फुलफिल किया जाता है उसे फुलफिल कर पाएंगे। तो लगातार विपक्ष जो है ये निशाना साध रहा है सरकार पर और लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये एक कहानी टाइप की हो गई है कि केंद्र से जो भी डिसीजन मिले उसे जबरदस्ती जबरन हर राज्य में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां थोपा जाए, भले ही उस राज्य की जो मूलभूत हकीकत है, मूलभूत सुविधा है, जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और रहे जैसा कि झारखंड में दिख रहा है। झारखंड में अब भी आधे से ज्यादा लोग अशिक्षित है, शिक्षा का अभाव है, आधे से ज्यादा जिले जो है वो बिजली नहीं पहुंची है और ऐसे में झारखंड सरकार कैशलेस योजना और कैशलेस को लेकर के लगातार प्रशिक्षण दे रही है, लगातार आह्वान कर रही है कि जल्द से जल्द यह देश का पहला राज्य हो जिसके। चलिए रफी, आपका तमाम खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेकअप जिंदगी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मिलेंगे इसी समय। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए APN न्यूज़।